नमस्कार मित्रों, गोल्ड चक्र के YouTube चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का क्लास आप तक रेगुलर पहुंच पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना नोट्स जरूर से जरूर बना रहे होंगे, इसलिए मैं बार बार आपके नोट्स पर फोकस करता हूं। चूंकि ये कोई आम क्लास नहीं है, आपके सिलेबस के अनुसार किसी प्रकार का शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। पूरी तरह दीर्घकालिक प्रोसेस के अंतर्गत एक जो है अस्थायी रूप से एक एनालिसिस पर आधारित क्लास आपको डिलीवर किया जा रहा है। चाहे आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो या फिर मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर इकोनॉमी पूछा जा रहा है तो आप एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे 2 से 3 महीने बाद। अभी समझना जरा, मास्टर जो भी पढ़ा रहा है वो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपना नोट्स जरूर से जरूर क्रिएट करें। खैर, अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचय चल रहा था, जिसमें जो है अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र के घटक क्या होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या कुछ डिफरेंसेस होता है, उत्पादन के आधार पर जिसमें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, इन सब अर्थव्यवस्थाओं को देखा। उसके बाद हमने ग्लोबल नॉर्थ की इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी, एक क्या होती है, मतलब पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया, तीसरी और चौथी दुनिया के देशों को देखा। फिर अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, जिसमें ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी को देखा। साथ ही साथ हमने जो है उच्च लागत की अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याओं एवं विशेषताओं को देखा। तो पहला जो आपका अध्याय है, पूरा फुल तरीके से हमने पूरा डिबेट किया। वहां से जाकर के आप क्वेश्चन देखें। अगर किसी प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न होती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दायर कर सकते हैं। फिलहाल कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है नेशनल इनकम। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बार बार आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। खैर, यहां पर आप जीडीपी पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, एनएनपी पढ़ेंगे, आप जो है जीवीए पढ़ेंगे, जीडीपी एनएनपी की परिभाषा पढ़ेंगे, जीडीपी और जीवीए में क्या कुछ डिफरेंसेस होता है ये पढ़ेंगे, लागत मूल्य आप पढ़ेंगे, बाजार मूल्य आप पढ़ेंगे, आप जो है मूल्यह्रास पढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना किन किन तरीकों से की जाती है ये आप पढ़ेंगे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आरबीआई की रिपोर्टें क्या क्या कहती हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, जीडीपी की ग्रोथ को लेकर के, पर कैपिटा इनकम को लेकर के, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम। नोट्स जरूर बनाइएगा भैया, ठीक है ना। तो आते हैं हम राष्ट्रीय आय से शुरू करते हैं। और राष्ट्रीय आय होता क्या है समझिएगा जरा। राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों का बेहतर मापन करती है। राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप, आकार और उसकी स्थिति का पता लगाती है। जब हम पूरी तरह राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम जब पढ़ लेंगे, उनकी अवधारणाओं को पता पढ़ लेंगे, तब अब नेशनल इनकम, जिसको हम जो है एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको एकदम सटीक जानकारी होगी कि वाकई राष्ट्रीय आय होती क्या है। क्या जीडीपी को हम कहते हैं, जीएनपी को कहते हैं, एनएनपी को कहते हैं, किसको हम राष्ट्रीय आय कहेंगे? जब हम अवधारणाएं पढ़ेंगे तब उसमें आपकी ये सब सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। यहां पर देखना जरा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, अगर मैं कहूं कि ये जो नेशनल इनकम है, इसका टॉपिक इंपॉर्टेंस ही क्यों रखता है, तो जो राष्ट्रीय आय होती है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक प्रस्तावना के रूप में राष्ट्रीय आय को अगर हम लिखें तो राष्ट्रीय आय किसी देश, किसी राष्ट्रीय, ऐसे लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय किसी देश की, किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था, इसकी आर्थिक गतिविधियों की माप करती है। अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इसकी क्या करती है, मापन का काम करती है। कौन? राष्ट्रीय आय। या फिर हम कहें कि जो राष्ट्रीय आय होती है, एक किसी देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था के आकार, और हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो है एक स्वरूप, अर्थव्यवस्था के स्वरूप को जो है क्या करती है, अभिव्यक्त करती है, अभिव्यक्त करती है। मतलब यह बताती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां कैसी हैं,
उसकी आर्थिक जो है सिचुएशंस क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था का आकार क्या है और उसकी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति या स्वरूप कैसा है, यह कौन बताती है? तो नेशनल इनकम बताती है। तो एक भूमिका के रूप में आप ऐसा लिख लें ताकि आपको आसानी हो, लेकिन जो सारी चीजें अब आपको जो पता चलेंगी वह नेशनल इनकम की अवधारणाओं के माध्यम से पता चलेंगी, जिसमें शुरुआत हम लोग करते हैं जीडीपी के माध्यम से, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। तो एक हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, ठीक है ना। अब हेडिंग डाल करके ये लिखिएगा राष्ट्रीय आय की, ऐसे हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। अब इस राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में हम बहुत सारी चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज, जिसमें जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, सब कुछ, मूल्यह्रास क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, जीवीए क्या होता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, है ना। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, सब कुछ, किसी भी चीज, किसी भी फैक्टर को छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, जब आप जीडीपी वगैरह पढ़ लेते हैं ना, तब अखबार में जब आप पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के सेगमेंट को, तो आपको आसानी होती है समझने में। तो पहली जो अवधारणा होगी वो पहली अवधारणा किस पर आधारित होगी, किस चीज को पढ़ना है, तो आपको बताना है कि भाई हमको सकल घरेलू उत्पाद पढ़ना है। क्या? सकल घरेलू उत्पाद। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं जीडीपी, जिसको आप बार बार नाम लेते हैं, बार बार यही तो नाम लेते हैं कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो हम जीडीपी के बढ़ते हुए पैमाने के आधार पर ये बात करते हैं कि विश्व की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली जो अर्थव्यवस्था है वो इंडियन इकोनॉमी है, क्योंकि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो विश्व में सबसे ठीक ठाक स्थिति में है, ठीक है ना। तो ये जो जीडीपी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक चीज समझना जरा, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या सकल घरेलू उत्पाद, ये होता क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा को लेकर के एक एक शब्दावली, एक एक पोस्टमार्टम करेंगे, आराम से आप सुनते रहिए और क्लास का नोट्स बनाते रहिएगा। अगर इसकी हम परिभाषा को देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सकल घरेलू उत्पाद, तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, सुनना जरा। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, इतनी बातें क्लियर हुई। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का किया गया जो उत्पादन होगा उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। एक बार और सुनना जरा, यहां पर कह रहा किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, ऐसे लिख लीजिए, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम, अभी सबका पोस्टमार्टम करेंगे, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के, कुल या समग्र कह सकते हैं, कुल मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब कि इसको क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभी समझना जरा ये चीजें, अब आपको एक एक चीज समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं और क्या क्या शब्दावलियां हैं, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, है ना।
तो एक एक चीज समझना जरा, अगर हम ड्राफ्टिंग करें तो इनमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। यहां पर आइए, यहां पर हमने क्या बताया कि भाई जो जीडीपी है उस जीडीपी में आपने एक चीज देखा, घरेलू सीमा, घरेलू सीमा। फिर आपने क्या देखा, एक निश्चित टाइम पीरियड देखा जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम एक वित्तीय वर्ष कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वित्तीय वर्ष कह रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हमने क्या कहा कि इस वित्तीय वर्ष में अंतिम, फिर हम क्या कह रहे हैं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं, सेवाओं का फिर क्या कह रहे हैं, कुल मौद्रिक मूल्य, या मौद्रिक मूल्य करें या फिर बाजार मूल्य करें, या फिर कह सकते हैं कि अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य का कुल योग, का कुल योग क्या कहलाता है, आपका जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब यहां पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो यहां पर एक शब्द लिखा गया है, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो घरेलू सीमा है ये है क्या, घरेलू सीमा क्या होती है, जब हम किसी देश की घरेलू सीमा को देखते हैं तो उसको हम भौगोलिक सीमा, जियोग्राफिकल हम लाइंस पर जाते हैं, और ये जो भौगोलिक सीमा है या घरेलू सीमा, इसके अंतर्गत हम समुद्री सीमा भी लेते हैं, हम वायुमंडलीय सीमा भी लेते हैं, और हम स्थलीय भी सीमा लेते हैं, और हम जलीय भी सीमा लेते हैं। क्या क्या समझिएगा जरा, इसके अंतर्गत अगर मैं कहूं तो क्या क्या आएगा, एक तो समुद्री सीमा आएगा, समुद्री सीमा मतलब कि जो अंकलास का नियम है वो कहता है ना, अंतरराष्ट्रीय समुद्री जो कानून बनाता है संस्था अंकलास, उसके अकॉर्डिंग टू आपका जो समुद्री सीमा है उसके भीतर जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा उसको हम जो है अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को शामिल करेंगे, ठीक है ना। यहां पर कह रहा है कि भाई जो घरेलू सीमा होगी उसमें हम समुद्री सीमा लेंगे, और उसमें हम क्या लेंगे, वायुमंडलीय सीमा लेंगे। क्या लेंगे भैया, वायुमंडलीय सीमा लेंगे। इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम स्थलीय सीमा लेंगे। क्या लेंगे, स्थलीय सीमा लेंगे। अभी समझना जरा, इतना चीज लिए। इसमें एक चीज और भी हम लेंगे, दूतावास लेंगे। क्या लेंगे, दूतावास, मतलब उस देश की जो है दूतावास जिन जिन देशों में होगा, जैसे भारत का दूतावास जो है अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सब जगह ज्यादातर देशों में आपको दिख जाएगा। जो भारत का दूतावास अगर अमेरिका में होगा तो वो भारत के घरेलू सीमा का हिस्सा होगा, और उस दूतावास में जो भी उत्पादन हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी का हिस्सा मानेंगे। इतनी बातें क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या आएगा, तो आपने बताना है कि उसमें समुद्री सीमा आएगी, उसमें वायुमंडलीय सीमा आएगी, उसमें स्थलीय सीमा और दूतावास की सीमा, ये सब सारी चीजें सम्मिलित की जाएंगी। यहां तक किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है ना, अभी समझना जरा। फिर वित्तीय वर्ष, अब भाई एक निश्चित सीमा के अंदर, एक निश्चित समय सीमा के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं को हम सम्मिलित करते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या करते हैं, हम सम्मिलित करते हैं। तो ये जो वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में हम जानते हैं, जैसे नहीं लिखते हैं कि 2025-26 का वित्तीय वर्ष। अच्छा, वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होता है वो आपका एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत में। कहां से कहां तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके भीतर जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे, वित्तीय वर्ष कहेंगे। यहां तक किसी प्रकार की समस्या तो नहीं। आगे चलते हैं अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर। यहां पर कहा जाता है कि कोई भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हुआ होगा तो उसमें जब हम गणना करते हैं जीडीपी की, तो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुंचने का काम करते हैं। जैसे कि आपके पास गेहूं है, गेहूं से आपने आटा बनाया, आटा से फिर आपने ब्रेड बनाया, तो ये जो आटा है
इस आटे को हम शामिल ना करके हम सीधा सा एकदम लास्ट वस्तु पर जाएंगे और उस लास्ट वस्तु का नाम क्या है? ब्रेड है। ठीक है ना? अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, और एग्जाम्पल से अगर हम समझें, एग्जाम्पल से हम समझें तो आपको और भी आसानी होगी। कौन सी आसानी होगी? यहां पर देखिए जरा, यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है कि भाई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं। अब इसमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम कहें कि भाई हमारे यहां गेहूं है। क्या है? गेहूं। और इस गेहूं का जो प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य, इस गेहूं का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 10 रुपया है। कितना है भैया? 10 रुपया है। ठीक। फिर इस गेहूं से हमने क्या बनाया? तो आपको बताना है कि साहब यहां से हमने एक चीज बनाया जिसका नाम है आटा, और उस आटे का अब मूल्य कितना हो रहा है? तो आपने बताना है कि वो 12 रुपए का हो रहा है। ठीक है। फिर आटे से लास्ट में हमने जो है क्या बनाया? तो हमने ब्रेड बनाया। क्या बनाया? ब्रेड बनाया। और ब्रेड का अब जो मूल्य तैयार हो गया है वो कितना तैयार हो गया है? 20 रुपया तैयार हो रहा है। तो यहां पर समझिएगा जरा, यहां पर ये मेरा कहना है कि जो अंतिम वस्तु एवं सेवा है, वो अंतिम वस्तु एवं सेवा क्या है? ब्रेड है। वो अंतिम वस्तु क्या है? ब्रेड है। इसको हम क्या कहेंगे? अंतिम वस्तु कहेंगे। और इस अंतिम वस्तु का मूल्य कितना होगा? अंतिम मूल्य कितना होगा? तो हम बोलेंगे कि साहब 20 रुपया होगा। कितना होगा? 20 रुपया। तो जब जीडीपी की गणना करते हैं ना, तो हम ये 20 रुपया जो है शामिल करते हैं, ना कि हम 10 रुपया ये भी शामिल करेंगे, 12 रुपया ये भी शामिल करेंगे, 20 रुपया ये भी शामिल करेंगे। अगर हम इन तीनों को शामिल करते हैं तो हमारी दोहरी गणना हो जाएगी। इस दोहरी गणना से बचने के लिए हम केवल किस वस्तु एवं सेवाओं को शामिल करते हैं? जो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं तैयार होकर के, उस अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसको क्या करते हैं? शामिल करते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई? फिर समझना जरा, यहां पर कह रहा है कि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा, मौद्रिक मूल्य, अच्छा, ये जो होगा 20 रुपया जो आपको दिख रहा है, ये बाजार मूल्य दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? बाजार मूल्य दिख रहा है। मतलब कि सीधी सी बात है कि हमको ब्रेड बनाने में लागत आई होगी, कुछ ब्रेड बनाने में लागत आई होगी। कितना लागत आई होगी? हो सकता है 18 रुपया आए। 2 रुपया हमने जो है इस पर क्या लगा दिया है? हमने टैक्स लगा दिया। तो जब लागत मूल्य के साथ साथ टैक्स हम जोड़ देते हैं तो मार्केट में वो चीजें पहुंच जाती हैं जिसके कारण हम उसको क्या कहते हैं? बाजार मूल्य कहते हैं। और ध्यान में ये चीजें रखिएगा कि जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो उसमें हम बाजार मूल्य को शामिल करते हैं। ठीक है ना? अब एक चीज समझिएगा जरा थोड़ा सा, कि जो जीडीपी की गणना हो रही है उसको लेकर के कुछ फैक्टर है। वो फैक्टर कौन से हैं? एक एक चीज हम लोग विचार करेंगे। तो विचारण के योग्य या विचार के योग्य किन किन बातों को ध्यान में रखना है? तो ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, खास करके जो है जीडीपी को लेकर के। ठीक है ना? अब समझिएगा जरा, हमने कहा कि किसी देश की घरेलू सीमा, यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट शब्द है वो घरेलू सीमा है। और घरेलू सीमा मतलब कि जो भौगोलिक सीमा है, इस घरेलू सीमा, अच्छा, इस ग्लोबलाइजेशन में प्रत्येक देश में भारतीय भी हैं और क्या है? विदेशी भी। जैसे इंडिया में भारतीय भी निवास करते हैं और विदेशी भी निवास करते हैं। और वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में भारतीयों की भी भूमिका होती है और विदेशियों की भी भूमिका होती है। एक बार और सुनिए, जैसे ये अपना प्यारा सा भारत है। अब इस प्यारे से भारत में आपको भारतीय भी देखने को मिल जाएंगे और आपको विदेशी भी देखने को मिल जाएंगे, दोनों लोग देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा यह कहना है कि भाई चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेशी हो, इनके द्वारा अगर किसी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया गया है तो वो जीडीपी का क्या होगा? हिस्सा होगा। मतलब कि घरेलू सीमा के भीतर, चाहे वो उत्पादन, घरेलू सीमा के भीतर जो वस्तुओं, घरेलू सीमा के भीतर जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, इसमें
चाहे वो भारतीय उत्पादन करे या फिर कोई विदेशी उत्पादन करे, इससे मतलब नहीं। केवल केवल मतलब है कि वो जो है उत्पादन कहां पर होना चाहिए, वो घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी के अंतर्गत शामिल करेंगे। इतनी बातें हुई कि मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर देश के भीतर जो इंडियंस हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, देश के भीतर जो विदेशी, जैसे मान लीजिए कि यूएसए का कोई नागरिक है, अब यूएसए का नागरिक भारत की घरेलू सीमा के भीतर आकर के उत्पादन कर रहा है, तो इस यूएसए के नागरिक के द्वारा जो किया गया उत्पादन होगा वो भारत के जीडीपी का क्या होगा, हिस्सा होगा। मैं इतनी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक लाइन में अगर आपको लिखना हो तो उस लाइन में आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना, जरा ऐसे लिखना, यहां पर लिखना जरा, देश की घरेलू सीमा, घरेलू सीमा के भीतर, के भीतर अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में चाहे भारतीय सम्मिलित हो या फिर कोई विदेशी विदेशी सम्मिलित सम्मिलित हो, ये जो है इनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा वो जीडीपी का क्या होगा, हिस्सा होगा। ठीक ना। तो ये पहली बात आपको क्या करनी है, जीडीपी को लेकर के केयर करनी है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमने ये बताया कि इसमें जो है आपको एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष, और इस वित्तीय वर्ष में आपको मतलब कि एक निश्चित समय में, निश्चित समय में क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना पड़ेगा। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अभी समझिएगा जरा। हमने कहा था कि भाई, हमने कहा था आपसे कि अभी कि यहां पर जैसे यूएसए है, और हमने यह भी कहा था कि अगर कोई दूतावास होगा भारत का किसी भी देश में, तो देश की घरेलू सीमा का हिस्सा होगा। मान लेते हैं कि यहां पर भारत का क्या है, भारतीय दूतावास है, भारतीय दूतावास। तो इस भारतीय दूतावास में, ये भारतीय दूतावास किसके अंतर्गत आएगा, तो ये भारत की घरेलू सीमा के भीतर आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा, भारत की घरेलू सीमा के भीतर। इसको ध्यान में रखिएगा, अमेरिका की घरेलू सीमा के भीतर नहीं आएगा। अमेरिका के भीतर अगर कोई भारतीय दूतावास है तो वह भारत की डोमेस्टिक सीमा के भीतर आता है, भारत की घरेलू सीमा। और जब इस घरेलू सीमा मतलब इस दूतावास के अंतर्गत जो भी उत्पादन होगा, जो भी उत्पादन होगा वह देश की जीडीपी का क्या होगा, हिस्सा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ दे कि अगर भारतीय दूतावास अमेरिका या जर्मनी में है, वहां पर जो उत्पादन हो रहा है वस्तुओं एवं सेवाओं का, वो देश की जीडीपी में जोड़ा जाएगा या फिर देश की जो है जीएनपी में जोड़ा जाएगा। तो ये ऑप्शन करके आपसे पूछ सकता है। तो देश की जीडीपी का क्या होता है, वो हिस्सा होता है। ये पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एक वित्तीय वर्ष किसी निश्चित समय सीमा में वो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए। और जो हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, वो वित्तीय वर्ष क्या कहते हैं, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से कहां तक, 31 मार्च तक उस वित्तीय वर्ष को हम क्या करते हैं, जानते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट इसमें हमने क्या बताया, हमने आपको यही बताया कि भाई इसमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को, सेवाओं को, सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको यही बताया कि मान लेते हैं कि ये गेहूं है, ये गेहूं, और गेहूं का जो मूल्य है वो कितना है, 10 रुपया है। फिर इसी गेहूं से हमने क्या बनाया, हमने बनाया आटा। अब इस आटे का जो मूल्य है वो कितना रुपया आया, तो आपने बताया कि साहब ये 12 रुपया आया। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि अब हम मान लेते हैं इसी आटे से हमने ब्रेड तैयार किया। क्या तैयार किया, ब्रेड। अब इस ब्रेड का जो मूल्य है वो कितना आ रहा है, तो आपने बताया साहब 20 रुपया आ रहा है। तो जो ब्रेड होगा ये हमारा क्या होगा, अंतिम वस्तु होगी। ब्रेड हमारी क्या होगी, अंतिम वस्तु होगी। तो जब हम जीडीपी की गणना करेंगे तो ब्रेड के अंतिम मूल्य को क्या करेंगे, शामिल करेंगे किसमें, जीडीपी में। ये तो एक पैमाना ये है। दूसरा एक पैमाना यह है, दूसरा एक पैमाना यह है कि अगर हम चाहें, मतलब कि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के बजाय अगर हम सभी स्तरों पर होने वाले मूल्यवर्धन को शामिल कर लेते हैं, एकदम ध्यान सुनिए, अगर हम अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के बजाय जीडीपी की गणना करते समय हम जो भी मूल्यवर्धन हो रहा है उसको प्रारंभिक मूल्य में शामिल कर लें तो भी हमारी जीडीपी की गणना अच्छे से आ सकती है। कैसे, समझिएगा जरा। यहां पर मैं यही कह रहा हूं, मेरे कहने का अर्थ यही है, क्या, यहां पर देखिए, मेरे कहने का अर्थ यही है कि जो ये आपका प्रारंभिक मूल्य था, ये आपका क्या है, प्रारंभिक मूल्य है। और प्रारंभिक जो मूल्य है वो कितना है, आपको बताना है कि साहब ये 10 रुपया है। अब यहां पर जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल्यवर्धन कहते हैं। अब इसी जीवीए के आधार पर हम कहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हम जीडीपी पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि जो आपका प्रारंभिक मूल्य है, जो आपका बेस प्राइस है, इसको आप लें। फिर उसके बाद आप देखें कि कितना मूल्य एडेड हुआ, कितना मूल्य जोड़ा गया। तो 10 से 12 रुपया तक जाने में आपको 2 रुपया मूल्य ऐड करते हुए आप दिख रहे होंगे। मतलब कि गेहूं से आटा तक जाने में आपको 2 रुपए का मूल्य बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। इस 2 रुपए को जोड़ लीजिए, प्लस जब आप आटे से ब्रेड पर जाते हैं तो 12 से 20 रुपए पे जाते हैं। यहां पर कितना मूल्य ऐड किया गया, मूल्यवर्धन हुआ, आपने बताना है कि साहब 8 रुपया। तो एक काम करें, आप प्रारंभिक मूल्य प्लस मूल्यवर्धन को आप जोड़ लें। मतलब कि प्रारंभिक मूल्य आपका कितना है, 10 रुपया, प्लस मूल्यवर्धन 2 रुपया ए हुआ और 8 रुपया आपका ए हुआ। टोटल कितना हो गया, तो आपको बताना है कि टोटल साहब 20 रुपया हो गया। या तो इस प्रक्रिया के माध्यम से जीडीपी की जो है गणना करें, जीडीपी को निकालें, या तो डायरेक्टली आप क्या करें कि आप अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को शामिल कर लें। ये आपकी जो है जीडीपी की गणना आसानी से हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, हमने आपसे कहा कि आपको जीडीपी की गणना करते समय अंतिम वस्तु तो समझ में आ गया, अंतिम सेवाएं समझ में आ गया, लेकिन जो अंतिम मूल्य होता है ए, तो अंतिम मूल्य जो होगा वह बाजार मूल्य पर आधारित होता है। तो ये जो 20 रुपया आ रहा है, ये कहां पर आ रहा है, बाजार में बिकने के लिए आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाजार मूल्य कहते हैं। और बाजार जो मूल्य होगा बाजार में कब आएगा, जब हम अपनी लागत मूल्य देखते हैं और प्लस बाजार में उतारने के बाद हम क्या इसमें जोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत टैक्स जोड़ देते हैं। मतलब लागत मूल्य और टैक्स के माध्यम से जो है मूल्य दिखाई देगा उसको हम क्या कहेंगे, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य में जैसे ये मार्कर है, जैसे ये पेन है, इस पेन को हमने बनाया 10 रुपए में, मार्केट में 15 रुपए में बिक रहा है, 5 रुपया इस पर टैक्स लगाया गया है, तब जाकर के ये बाजार में उतरा है, ठीक है ना। तो लागत मूल्य प्लस टैक्स बराबर क्या, बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य पर जाकर के हम क्या करते हैं, जीडीपी की गणना करते हैं। तो क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई, किसी प्रकार की तो समस्या नहीं है ना। अब कल हम लोग जो है जीडीपी और जीएनपी दोनों के मध्य थोड़ा सा तुलना करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि जीडीपी के लिए और जीएनपी के लिए कौन कौन सी कुछ जो है फैक्टरों को ध्यान में रखना चाहिए, दोनों के मध्य अंतर को किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मिलते हैं कल, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। नोट्स वगैरह जरूर से जरूर बनाते रहिएगा, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। थैंक यू, शुक्रिया।